Hello guys, good evening. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. So just we can start. हम start कर सकते हैं I think. It's student ठीक है. Just wait. मेरी स्क्रीन विजिबल है होप आई होप Yes, sir. ठीक है. तो अब आगे से हम ट्राई करेंगे कि मैं आई ट्राई कि मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज रखूँगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. सबको मतलब एवरीवन इज ओके विद दिस ना. कोई किसी को कोई इशू तो नहीं है. No, No, sir. sir. Yeah, fine. ठीक है ग्रेट ओके. हम्म. तो जो कल हमने पढ़ा था बेसिकली इन अ डीप लर्निंग जो हमने पढ़ा था कल था कि डीप लर्निंग के तीन जो वेरिएंट्स होते हैं लाइक तीन जो डीप लर्निंग जिसमें डिवाइडेड है वो तीन इट्स डिवाइडेड इनटू तीन थ्री वेरिएंट्स. ठीक है. उसमें पहला वेरिएंट था हमारा ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज बेसिकली जो यूज़ होता है हमारा स्ट्रक्चर के लिए जहाँ पे डेटा हमारा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. और दूसरा हमारा था CNN जो हमारा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. उसमें हमारा बेसिकली जो हमें इमेज वगैरह का देखना होता है जहाँ पे हमारी जिससे हमें इमेज किसी भी चीज़ को इमेज से डील कर रहे हो तो हमको वहाँ पे CNN का यूज़ करना है. ठीक है. और नेक्स्ट था जो हमने पढ़ा था RNN. अभी हमने RNN डीप में नहीं गए हैं और ना CNN गए हैं. जस्ट अभी मैंने जो कल पढ़ाया था वो आपको ANN पढ़ाया था. ANN और भी डीप में जाएंगे आगे. अभी तक मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि ANN होता क्या है. इसमें आर CNN क्या होता है, RNN क्या होता है, RNN का यूज़ क्या होता है. बाकी उसमें ANN में हमने पढ़ा था कि उसमें वेट क्या होता है और उसका इनपुट क्या होता है, उसमें आउटपुट क्या होता है, उसमें न्यूरॉन्स क्या होते हैं. ठीक है. उसमें नोड्स क्या होते हैं जो हमने कल ये सारा समझा था कि जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये इनपुट है हमारा, इसमें ये वेट है हमारा, ये हमारे न्यूरॉन्स हैं, ये हमारी हिडन लेयर है. तीन टाइप की लेयर होती है. इनपुट लेयर, देन हमारी हिडन लेयर्स होती है, आउटपुट लेयर होती है. और उसके बाद हमने पढ़ा था कि लॉस क्या होता है जो हमने प्रिडिक्ट किया है प्लस माइनस जो हमारा एक्चुअल आ रहा है. तो एक्चुअल माइनस प्रिडिक्ट उसको हम लॉस कहते हैं. और हमारा इन दी एंड हमारा पर्पस क्या होता है इस मॉडल को यूज़ करने का ताकि हमारा जो हम प्रिडिक्ट कर जो एक्चुअली जो अगर वो हम कुछ कह रहे हैं कि उसका प्राइस इतना होना चाहिए और जो हम मशीन प्रिडिक्ट कर रही है अगर वो इक्वल आता है उसका एरर जितना कम हो सकता है. तो वो हमारा मेन मोटो है किसी भी मॉडल को रेडी करने या डीप लर्निंग का यूज़ करने का. ठीक है. और वो हम कैसे लाते हैं थ्रू बैकवर्ड और फॉरवर्ड प्रोपोगेशन मींस थ्रू ट्रेनिंग आर वेट, ऑप्टिमाइजिंग वेट. कि वेट को हम इतना ऑप्टिमाइज करेंगे, बाकी हम बायस को इतना कम करेंगे हमारे मॉडल के लर्निंग रेट के थ्रू कि हमारा जो लॉस फंक्शन होगा हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं एंड हमारी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं. तो दो फैक्टर हो गए. एक तो लॉस को मिनिमाइज करना और एक हो गया हमारा हमारे एक्यूरेसी को इंक्रीज करना. और ये एक्यूरेसी लॉस केवल
ट्रेनिंग डेटा का नहीं होगा। तो आपको पता है कि दो डेटा होते हैं। एक तो हम मशीन को पहले ट्रेन करते हैं, मतलब हमने कोई डेटा पास करा किसी भी हमारे मॉडल के अंदर, हमने एक मॉडल को ट्रेन कर दिया कि हाँ तुमको तुमको तुम्हारे पास केवल यही डेटा आएगा। जैसे तुम्हारे पास तुमको किसी हाउस का प्रिडिक्ट करना है, या फिर तुमको कोई क्रेडिट कार्ड देना है नहीं देना, तो हम डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के ऊपर हमारे मॉडल को ट्रीट कर देंगे कि हाँ अगर इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है, या फिर इसका डेटा ये वाला है, या फिर इसका 2 BHK जैसे साइज है, तो आपको इसका प्राइस ये प्रिडिक्ट करना है। ओके, तो हमने उस मॉडल को ट्रेन कर दिया। तो उस मॉडल को ट्रेन करने के बाद हम टेस्ट करते हैं कि हाँ उसके बेसिस पे हमने टेस्ट किया कि हाँ वो मॉडल सही प्रिडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमारा एक एक तो हो गया, हमने ट्रेन पे एक्यूरेसी चेक करी, ट्रेनिंग मॉडल कितना एक्यूरेट दे रहा है। उसके बाद हम टेस्ट पे चेक करते हैं कि वैलिडेशन कैसे करना है उस मॉडल की, वो मॉडल सही है कि नहीं है, वो हम टेस्ट के बेसिस पे चेक करते हैं। तो एक वैलिडेशन डेटा होता है, वो आगे आपको पता चलेगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा इनके। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि टेस्टिंग और ट्रेनिंग का मतलब, सॉरी, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा क्या होता है और किस बेसिस पे हम उसको वैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो आपने कल पढ़ा था इसका स्टेप फंक्शन क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है। कल मैंने बताया था स्टेप फंक्शन जो होता है हमारा वेट प्लस इसका इसका इनपुट इनपुट मतलब y इक्वल टू mx+c। तो m हमारा इस केस में वेट हो गया, और x हमारा इनपुट हो गया, जो हम इनपुट फीचर मतलब इनपुट डेटा दे रहे हैं। जैसे हमने किसी का साइज या किसी का एरिया कुछ इनपुट करा, जैसे हमने एग्जांपल ले लेते हैं, किसी का एरिया 800 स्क्वायर फीट, वो इनटू वेट उस पर्टिकुलर चीज को हम रैंडम वेट देते हैं। इनिशियली कोई रैंडम वेट होता है, और इस वेट को देने में भी हमारे जो रिसर्चर है उस साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट वेट इनिशियलाइजेशन, जैसे डिफरेंट डिफरेंट वेट होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके वेट के बेसिस पे इसको मल्टीप्लाई करके, प्लस इसमें जितने बायस है, बायस मतलब जितने हमारे इनपुट होंगे, न्यूरॉन्स मींस जैसे यहाँ पे 2 नोड है, यहाँ पे 4 नोड है, तो इसके टोटल 4 बायस होगा, और यहाँ पे एक आउटपुट है तो इसका टोटल 1 बायस होगा। और इनका सम करके जो हमारा बनता है दैट इज टोटल कोल्ड पैरामीटर्स। वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि पैरामीटर्स क्या होता है आगे जाके। ठीक है, और ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन हो गया। ठीक है, कल हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमारा, मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है, देन बैकवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है, और फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड प्रोपोगेशन को हम एक इपोक कहते हैं। ठीक है, अब आज आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि व्हाट इज़ अ नीड ऑफ सॉरी व्हाट इज़ अ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। हमने पढ़ा था पहले भी, हम पढ़ चुके हैं कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है। कोई एक एनीवन कैन एक्सप्लेन मी, जो मैंने तुम्हें बताया कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है। जस्ट बेसिक पॉइंट्स बताए थे, अभी हम डीप डाइव जाएंगे इसके अंदर। और कोई एक्सप्लेन करेगा? एम आई ऑडिबल ना? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गाइस। कुछ रिस्पॉन्स यस नो पता है कि नहीं पता, मे बी। You are clearly audible. बट आई हैव आस्क्ड समथिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा है, किसी को आंसर पता है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है? मैंने आपको बताया था। सर बेसिकली सर डीप लर्निंग जो है सर वो ह्यूमन ब्रेन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है उसको मिमिक करने के लिए। हम्म और वहीं मशीन लर्निंग सर जो है वो स्टैटिस्टिक्स और इनके ऊपर है सर। हम्म मैथमेटिकल अप्रोच है सर एक। हम्म We can say that deep learning is the subset of machine learning. या राइट, ये भी सही है। तो बेसिकली मैंने जो मेजर आपको डिफरेंस बताया था, ये कहा था कि जो सर हाँ यस बताओ। सर बेसिकली एमएल लेबल डेटा पे काम करता है और डीप लर्निंग अनस्ट्रक्चर्ड और अनलेबल डाटा पे। नहीं नहीं नहीं, दैट्स रॉन्ग। डीप लर्निंग ओके। और मशीन लर्निंग दोनों लेवल डेटा पे काम करते हैं। आपको मैंने बताया था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेसिकली स्ट्रक्चर डेटा पे काम करता है। कल बोला था ना मैंने आपको कि वो लेबल डेटा होना चाहिए। मैंने आपको बताया था सुपरवाइज लर्निंग पे काम करता हो। ये बिल्कुल गलत है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जहाँ डेटा कम होता है, जहाँ हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है,
वहाँ पे हम मशीन लर्निंग यूज़ करेंगे। बाकी आपसे पूछा जहाँ पे हाई मतलब जहाँ पे जहाँ पे लेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जहाँ पे डेटा बहुत कम है, वहाँ पे हम मशीन लर्निंग यूज़ करेंगे। जहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वहाँ पे हम वो यूज़ करेंगे, क्या नाम है, डीप लर्निंग यूज़ करेंगे। बाकी मैंने आपको कहा था कि मशीन लर्निंग इस वाइट बॉक्स मेथड होता है, डीप लर्निंग एक ब्लैक बॉक्स मेथड होता है। बताया था ना आपको कि इसमें हम मशीन लर्निंग में हम खुद से फीचर सिलेक्ट कर सकते हैं, बट डीप लर्निंग में फीचर सिलेक्शन अलाउड नहीं होता, जैसे लिखा भी हुआ है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली चलो मैं अभी आपको थोड़ा ध्यान दो क्लास में, ऐसा मत करो कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं है आपका क्लास में, कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है, हमको कब मशीन लर्निंग यूज़ करनी है और कब हमको डीप लर्निंग यूज़ करनी है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आगे जाके इस लाइक की, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट होती है, समझ रहे हो आप। क्योंकि डीप लर्निंग का क्या होता है कि डीप लर्निंग में जीपीयू हमको रिक्वायर्ड होता है, मैंने आपको बताया था। और मशीन लर्निंग में जीपीयू हमको नहीं चाहिए, हम सीपीयू से काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट का बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि हम मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन यूज़ ओनली सीपीयूज। तो सीपीयूज में हम कॉस्ट फैक्टर हमारा कम रहेगा कि मशीन लर्निंग में कॉस्ट कम है और डीप लर्निंग में कॉस्ट ज़्यादा है। तो जो हमारी ईच एंड एवरी कंपनी वांट्स टू सेव द मनी, क्योंकि उनका लास्ट इन द एंड गोल क्या होता है, वांट टू अर्न मनी बाय स्पेंडिंग लेस मनी। ओके, तो वो देखना पड़ेगा कि अब वही आपको एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा मॉडल इसमें यूज़ करने वाले हो, कि हाँ कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। बेसिकली किसी भी चीज़ को काम करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसकी डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए, और आपका केपीआई डिसाइड होती है, जो केपीआई डिसाइड होती है थ्रू मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट होती है कि हाँ इन दी एंड उनको चाहिए क्या। ठीक है, उसका फैक्टर क्या है, इन दी एंड आउटपुट क्या चाहिए। उस आउटपुट के बेसिस पे आप देखोगे कि प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स है और कितना डेटा मैंने कलेक्ट करा है और कितना डेटा मेरे पास अवेलेबल है। लाइक अगर मैं इसको मशीन लर्निंग के थ्रू करूँगा तो मशीन लर्निंग के थ्रू मेरी कितनी एक्यूरेसी आ रही है। गॉट इट। तो अगर आपका वो वाला एक्यूरेट जो आपने कुछ भी पास करा है या कुछ भी डेटा देखा है, कुछ भी डेटा उसमें पास करा है, और इन दी एंड आपने कुछ भी मॉडल बिल्ड करा है और आपका एक्यूरेसी बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है जो आपको चाहिए थी, और आपने जो इसमें क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स होती है मशीन लर्निंग में, और आपने जो आप जो प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, मतलब उसका जो एरर रेट है बहुत कम है थ्रू मशीन लर्निंग, तो आप डीप लर्निंग में क्यों जाओगे, क्यों इतना पैसा खर्च करोगे, क्यों आप जीपीयू खरीदोगे। गॉट इट। तो आप मशीन लर्निंग में ही रहोगे ना कि हाँ मेरा मशीन लर्निंग से अच्छा आ रहा है, तो इवन दो आपकी मैनेजमेंट भी खुश होगी कि हाँ इसने लेस कॉस्ट में हमें को अच्छा आउटपुट दे रहा है, तो मेरा मॉडल अच्छा काम कर रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये होता है मतलब कि ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना है। गॉट इट। तो आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, यू कैन सी इट। जैसे इनपुट मैंने पास करा है इमेज, ठीक है, अब यहाँ पे आप फीचर एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। गॉट इट। और क्लासिफिकेशन क्या हुआ, इनपुट आउटपुट, मतलब इट्स लाइक न्यूरॉन दिखा रखा, बट इट्स नॉट लाइक न्यूरॉन पे काम नहीं करता ये। जस्ट आप क्या कर पा रहे हैं कि आपने फीचर अपने एक्सट्रैक्ट करे, मतलब मीन्स क्या मशीन लर्निंग क्या कर रही है कि आपको फीचर सिलेक्शन अलाउड कर रही है। गॉट इट। कि आपको फीचर सिलेक्शन इस मशीन लर्निंग ने आपको अलाउड करा कि आप फीचर सिलेक्ट कर सकते हो। होप जस्ट वेट, कुछ चैट पे कुछ आया तो नहीं ना। हाँ, तो आपको फीचर सिलेक्ट उसने अलाउड करे हैं कि आप फीचर सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्शन अलाउड है। उसके बेसिस पे आप आउटपुट देख रहे हो कि वेदर इट इज़ अ कार और नॉट। ठीक है, बट इन डीप लर्निंग आपका फीचर एक्सट्रैक्शन और क्लासिफिकेशन वगैरह दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। ओके, इसमें आप फीचर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपके अपने अपने बेसिस पे आपको देखो। मैं पहले एक बार ना बेसिक से चलता हूँ कि क्या क्या होता है, क्या फीचर सिलेक्शन क्या होता है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एक कार कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और कार कंपनी ने मेरे को बोला कि तुमको इन दी एंड ना कार का प्राइस डिसाइड करना है। ठीक है, तो कार का प्राइस किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि मेरी इनपुट कॉस्ट कितनी थी। इनपुट कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट, और बेसिकली मेरे ओवरहेड कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनपुट कॉस्ट मेरी एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी, उसके बाद उस कार मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होगी, उसके बाद मैंने उसमें कितने कितने फीचर्स दिए हैं, लाइक मेरे इसमें म्यूज़िक है कि नहीं है, और एसी है कि नहीं है, या फिर मैंने इसमें एबीएस सिस्टम दिया है कि नहीं है, या फिर मैंने चारों डोर में पावर विंडो दी है कि नहीं है, एग्जांपल ले रहा हूँ, या फिर इसमें कितने एयर बैग्स है, 6 एयर बैग्स है या 4 एयर बैग्स है या फिर केवल 2 एयर बैग्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हो गए। ठीक है, उसके बेसिस पे आपने क्या किया कि अपना
आउटपुट आपने इसका प्राइस एक डेडिकेटली डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं इसका इतना प्राइस रखूंगा, ठीक है। अब इस चीज़ में मशीन लर्निंग में आप क्या कर पा रहे हैं कि आप अपने आप से फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मेरे को पता है कि मेरी गाड़ी की कॉस्ट ना लाइक मैं इस एक लाइट पे नहीं डिपेंड करेगी इतनी कि हाँ मैंने इसमें लाइट डाली है, लाइक मैं जो सेंटर वाली लाइट लगा लेता हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट मैं कि हाँ अगर मैं उसमें लाइट थोड़ी अच्छी वाली डाल दूंगा या फिर थोड़ी लो क्वालिटी की डाल दूंगा तो मेरी गाड़ी की इतना प्राइस नहीं मैटर करेगा, तो मैं उस फीचर को हटा सकता हूँ अपने मॉडल से, ठीक है। अपने मॉडल से मैंने उस फीचर को एलिमिनेट कर दिया, दैट इज कॉल्ड द फीचर एक्सट्रैक्शन। मतलब मैं अपने अपने अकॉर्डिंग फीचर को डिसाइड कर सकता हूँ कि ये मेरे फीचर इंपॉर्टेंट है, लाइक मेरी गाड़ी की कॉस्ट मोस्टली जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी कि मैं उस गाड़ी में मैक्सिमम मेजर फीचर्स क्या दे रहा हूँ, लाइक म्यूजिक सिस्टम मैं दे रहा हूँ नहीं दे रहा, लाइक अगर म्यूजिक सिस्टम बाहर से लगवाते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, अगर मैं अंदर गाड़ी में लगाऊंगा तो उसकी जो कंपनी से होगा उसमें 1.5 लाख रुपये पड़ जाता है, 1-1.5 लाख रुपये जो भी फर्क आता है जो भी होता है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगा कि मैं अपने मॉडल को ट्रेन करूंगा, इसमें अगर मैंने म्यूजिक सिस्टम लगा के दिया है गाड़ी में तो मेरा प्राइस ज़्यादा है, मैंने अपने प्राइस को ज़्यादा रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने अपने मॉडल को ट्रेन किया है। अब आगे जब मैं मॉडल को टेस्ट करूंगा तो इन्हीं फीचर्स पे टेस्ट करूंगा, ओके गॉट इट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने अपने फीचर इंपॉर्टेंट फीचर सिलेक्ट कर ली, बट ये मेरा मशीन लर्निंग मॉडल हो गया कि मैं अपने हिसाब से फीचर सिलेक्ट कर पा रहा हूँ उस गाड़ी के। बट इन डीप लर्निंग आपका फीचर सिलेक्शन कुछ भी अलाउड नहीं होता, आपको सारे फीचर्स जो गाड़ी को जो फीचर्स आपने गाड़ी के सोचे हैं कि इस बेसिस पे कॉस्ट डिसाइड होगी, आपको सारे पास करने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। और आपने आपको मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो गया, इससे आप समझ सकते हो कि इसमें मेरे को जो डीप लर्निंग में ट्रेनिंग टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आपने ज़्यादा फीचर्स पास करे हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा, मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग टाइम मेरा कम है, बट इसमें क्या होता है टेस्टिंग टाइम ज़्यादा आता है, मेरा आउटपुट थोड़ा सा स्लो आएगा। बट आपने ट्रेनिंग टाइम कम किया तो आपको मॉडल को कम ट्रेन करना पड़ा है, मतलब आप सीपीयू से भी कम चला सकते हैं, आपकी कॉस्ट कम आ रही है, आपकी कंप्यूटेशन मतलब प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कम है। और डीप लर्निंग में क्या आपको सारे फीचर पास करने पड़े हैं और ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में काम करता है क्योंकि आपके पास ज़्यादा फीचर्स हैं, ज़्यादा डेटा है, बट आपके रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा डीप लर्निंग में, ठीक है। तो एक मशीन लर्निंग में आप फीचर एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं बट डीप लर्निंग में आप फीचर एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। इसमें आपकी कॉस्ट कम आएगी, डीप लर्निंग में कॉस्ट ज़्यादा आएगी। इसमें आपका ट्रेनिंग टाइम इसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। इसमें टेस्टिंग का टाइम ज़्यादा होता है बट इसमें टेस्टिंग टाइम कम होता है, गॉट इट। तो नेक्स्ट एक चलते हैं हम ये मशीन सर लर्निंग। कोई हेलो। क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर बताओ। मेरा एक छोटा सा डाउट था। हाँ। सर जैसे जो भी काम एक्स वाई जेड हम डीप लर्निंग से अचीव कर सकते हैं, क्या वो मशीन लर्निंग से नहीं हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, वही मैंने आपको बताया। मैंने आपको क्लियरली पहले बताया था कि आप पहले मशीन लर्निंग से भी चेक कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप प्रॉब्लम जो है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। मींस मेरे पास डेटा जो मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास डेटा 10 लाख से कम है, कोई भी पूछेगा कि आपके पास डेटा थोड़ा सा कम है तो आप सीधा पहले मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट पे जाओगे क्योंकि इनिशियली हमारा सब कुछ मशीन लर्निंग पे बेस्ड था, बाद में हम डीप लर्निंग पे शिफ्ट हुए हैं। तो हमारा जो रूट है वो मशीन लर्निंग ही है, बाद में हम डीप लर्निंग में शिफ्ट हुए हैं। तो डिपेंड्स कि आपका जो प्रॉब्लम है कितनी कॉम्प्लेक्स है। अगर आपने जो आपको इन दी एंड आउटपुट चाहिए, अगर आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही आ रही है मशीन लर्निंग से, जो मैं स्टार्टिंग से बता जा रहा हूँ, तो आप डीप लर्निंग में क्यों जाएंगे? ऑब्वियसली आप अपनी कॉस्ट बचाओगे ना। इन दी एंड मशीन जो भी है, बंदों को जो भी आपकी कंपनी है उनको कॉस्ट बचानी है। तो आप अगर आपका डेटा लेस कॉम्प्लेक्स है, आपके डेटा के फीचर पॉइंट्स कम हैं और आपकी जो रो हैं, मींस रो मतलब जो जितने डेटा कॉलम है, डेटा कॉलम प्लस रोज वो कम है, 10 लाख से डेटा मेरा रो नंबर ऑफ रोज कम है, तो मैं ऑब्वियसली मशीन लर्निंग में जाऊँगा, मैं क्यों डीप लर्निंग में जाऊँगा? समझ गए? गॉट इट? यस सर। ठीक है। तो वही है, वो आप पे डिपेंड करता है और प्लस एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। अगर आप एक्यूरेसी ला पा रहे हैं मशीन लर्निंग मॉडल से तो ऑब्वियसली आप मशीन लर्निंग पे ही जाएंगे, आप डीप लर्निंग पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके, गॉट इट ना। तो ये यस द सर। bulb could be programmed turn recognize the word dark. Eventually, it could pick up any phrase containing the word. Now, if the bulb has deep learning model can innately understand dark, I cannot see the light. So this is just traditional. मतलब कैसे ML और deep learning में क्या difference था, which is quite hard to ML to learn unless
तो ये एक जस्ट इसमें बता रखा है कि मतलब एक बल्ब का एग्जांपल दे रखा है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। नेक्स्ट मैं इसमें चलूंगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। हाँ, अब हमारी जो फीचर इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है तो मैंने आपको शायद आई थिंक फर्स्ट डे एक चीज़ बताई थी कि जो हमारी प्री प्रोसेसिंग होती है, जो डेटा साइंटिस्ट का एक काम होता है, सबसे पहले 60 to 70% जो हमारा काम होता है प्री प्रोसेसिंग होता है। प्री प्रोसेसिंग मतलब कि डेटा को क्लीन करना, डेटा को क्लीन करना। अगर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी आई थिंक, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, याद है किसी को? गार्बेज इन गार्बेज आउट मैंने आपको परसों ये चीज़ समझाई थी, जो मैंने आपको पूरा मॉडल बताया था कि मशीन लर्निंग काम कैसे करता है, कोई भी मॉडल या फिर कोई भी डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होगा एक किसी कंपनी में। डू यू रिमेम्बर एनीवन? यस सर। यस, ओके ग्रेट। तो बता भी दीजिए क्या बताया था मैंने, थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत तो याद होगा आपको। यस सर, बेसिकली सर इसका मतलब सर ये है कि जो हमारा जो डेटा का जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, हम्म। जितना अच्छा डेटा हम देंगे अपना मशीन को या फिर जिसको मॉडल को, हाँ अच्छा डेटा उतना ही अच्छा आउटपुट हमको बाद में रिसीव होगा। हाँ, ग्रेट, यस। तो ये देखो, अब इम्पोर्टेंस ऑफ जो हमारा प्री प्रोसेसिंग पार्ट होता है ना, उसी में एक फीचर सिलेक्शन का पार्ट आता है, फीचर इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं। देखो, एक ना मशीन लर्निंग में जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं, जो आपको आई थिंक बुक शेयर करी है सौरभ सर ने, मैंने उनके साथ शेयर कर दी है, आई थिंक आपको रिसीव होगी होंगी या फिर अभी वो शेयर कर देंगे। तो उसमें आप यस सर, बुक पढ़ोगे, रिसीव। होगी आपको रिसीव बुक्स? यस सर। हाँ ठीक है, तो वो 2 बुक्स हैं, तो आपको जो भी सही लगे बुक, जो आपको सही लगे कि लैंग्वेज जिसकी इजी है, तो आप वो बुक पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो मशीन लर्निंग में जब आप पढ़ोगे, तो मशीन लर्निंग एक्चुअली एक डिवाइडेड होती है 3-4 फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है डेटा गैदरिंग, कि किस सोर्स से हम डेटा गैदर कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारा पर्पस होता है डेटा क्लीनिंग का, ठीक है। देन हमारा सेकंड आता है हमारा फीचर इंजीनियरिंग, मींस फीचर सिलेक्शन, कि फीचर सिलेक्शन। देन हम अगला आएंगे हम उसमें कि मॉडल को इवेलुएट करना, कौन कौन से मॉडल हमको यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडल को टेस्ट करना, जो हमने मॉडल बिल्ड कर लिया, ठीक है। तो इस बेसिस पे इन 4-5 फैक्टर के ऊपर एक हमारा मशीन लर्निंग मॉडल काम करता है, कि हमारा जो डेटा साइंटिस्ट को इस पे काम करना होता है। ये आपको अभी बता रहा हूँ मैं, बहुत आसान पार्ट लग रहा है, बट इट्स अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क, कि उसको सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लीनिंग करने में ही मतलब इट्स लाइक टेक अराउंड 60 to 70%, मीन्स लाइक इफ आपका कोई प्रोजेक्ट अगर 1-1.5 साल चल रहा है, तो 1-2-3-4 महीने तो आपके क्लीनिंग में ही निकल जाएंगे, डेटा क्लीनिंग में। उसके बाद आपको मॉडल बिल्ड करना पड़ेगा, मॉडल आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल ट्राई करोगे, मतलब एक मॉडल में आपको ये नहीं है कि एक्यूरेसी सही आ जाएगी, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मॉडल मैंने बिल्ड किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बिल्ड किया, या फिर कुछ लीनियर वाला यूज़ किया, बट लॉजिस्टिक में मैं एक्यूरेसी नहीं ला पा रहा अपनी, किसी भी मैंने अपना डेटा पास करा तो मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही, मेरे जो लॉस फंक्शन था वो भी ख़राब आ रहा है, प्लस मेरी क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स होती है, इसमें आगे आप पढ़ो, अगर आप देखोगे मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स में मेरे को कुछ अपने मैं जज करना था कि मैंने कुछ पास किया, उसको जज करना था कि वो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक चीज़ हम इसमें जा सकते हैं अपना हेल्थ केयर में, लाइक कोविड का डेटा मैं सर्च कर रहा हूँ। अब किसी पेशेंट को कोविड है, ठीक है, बट मैंने जब उसमें डेटा पास किया अपने मॉडल में, उसने उसको ये बता दिया कि उसको कोविड नहीं है, तो इट्स अ क्वाइट वेरी वेरी डेंजरस। आप समझ सकते हो ना, कि अगर मैंने किसी पेशेंट को पास किया बट उसको एक्चुअली कोविड था, बट उसको मेरे मॉडल ने बताया कि नहीं उसको कोविड नहीं है, तो ये एक ना मैट्रिक्स होते हैं, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, उसमें हमारा फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव होता है, जिसमें हमारी एक मशीन जज करती है। जब आप देखोगे मशीन लर्निंग पढ़ोगे, तो उसमें हमारी एक मशीन जज करती है कि मेरा एक्चुअली क्या था उसका, लाइक एक्चुअली उसको कोविड था कि नहीं, बट मेरी मशीन ने क्या प्रिडिक्ट किया, मेरी मशीन ने ये प्रिडिक्ट किया कि ये भी मेरी मशीन प्रिडिक्ट कर सकती है कि उसको कोविड है, बट मेरी मशीन ने बताया नहीं है, बट एक्चुअली में उसको कोविड नहीं था, बट मेरी मशीन ने बता दिया कि हाँ उसको कोविड है, ठीक है। बट ये हेल्थ केयर सिस्टम में सही काम करता है, क्योंकि अगर उसको कोविड नहीं है, स्टिल हम उसको प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा है
कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसने स्टिल प्रिकॉशन ले ली। बट अगर मेरी मशीन ने इस चीज़ में गलत काम किया कि एक्चुअली उसको कोविड था बट मेरी मशीन ने बताया कि नहीं उसको कोविड नहीं है, तो वी विल जस्ट लीव दैट पर्सन, ठीक है, वो और कोविड फैला सकता है किसी भी जगह पे। तो ये मेरा एक क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स होगी। तो ये मेरी एक इवेल्युएशन हो गई फाइनली, जो मैं मशीन को मतलब अपने मॉडल को प्रिडिक्ट करूंगा फाइनली कि हाँ मैंने उस मॉडल को मैंने मेरा मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉडल ट्राई करने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आप एक्यूरेसी देखोगे मेरे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी आ रही है। तो आफ्टर मॉडल बिल्डिंग जब आपने देख लिया कि हाँ मेरा मॉडल बिल्डिंग सही काम कर रहा है, मैंने सही उसको प्रिडिक्ट कर रहा है, आफ्टर आप उसको क्या करोगे कि आप डिप्लॉय करोगे इन सम एनवायरनमेंट लाइक क्लाउड एनवायरनमेंट। आपने अभी जैसे एज्योर पढ़ रहे थे, आप एज्योर का भी आपका चल रहा था, उसमें आपने क्लाउड एनवायरनमेंट है कि सेंट्रली कम आप किसी क्लाउड एनवायरनमेंट पे इसको डिप्लॉय करोगे। बाकी फिर डिप्लॉय करने के बाद आपका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला बंदा होगा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसका क्या करेगा, उसका फ्रंट एंड डेवलप करेगा। फ्रंट एंड मतलब उसका यूआई यूएक्स पे काम करेगा। तो वो फिर हम डेटा उसमें पास करेंगे, बाकी हम डेटा फिर चेक करेंगे वहाँ पे कि हमारा टेस्ट डेटा था और हमारा वो टेस्ट डेटा सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, जो मैंने डेटा पास करा। अगर वो सही काम नहीं करता तो देन वी हैव टू गो टू द रीडिप्लॉयमेंट, मीन्स वी हैव टू गो टू द सम मॉडिफिकेशन, वी हैव टू चेक फॉर द अनदर डेटा। हो सकता है मेरे को दोबारा मॉडल को ट्रेन करना पड़े अपने, कि मैंने डेटा लेस पास किया था, मेरे को और डेटा पास करना पड़ेगा, या फिर मेरे को डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पे जाना पड़ेगा। तो ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। तो ये एक डेटा साइंटिस्ट का काम इज़ नॉट ईजी। और अगर आपका काम केवल ऐसा नहीं होता कि डेटा साइंटिस्ट का काम केवल डिप्लॉयमेंट तक ख़त्म हो जाता है, नहीं, उसके बाद आपको मेंटेनेंस करनी पड़ती है, मॉडल को बार बार चेक करना पड़ेगा कि हाँ वो मॉडल मेरा सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर हो सकता है कुछ टाइम बाद उसमें क्या होगा कि गार्बेज डेटा आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई मेरे मॉडल में फॉर द टाइम बिंग, तो जो कंपनीज होती है आगे आप जब पढ़ोगे कि कंपनी क्या करती है कि एक मेंटेनेंस एएमसी होती है, जो हर एक जो दूसरी कंपनी अगर किसी भी कंपनी से क्लाइंट, अगर मैं अपनी कंपनी का कुछ भी मॉडल में या फिर कुछ भी बेच रहा हूँ, तो हम दूसरा क्लाइंट हमारा एक एएमसी खरीदता है जिसमें एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट आती है कि मैं उस पर्टिकुलरली उस मॉडल को मेंटेन करूँगा, एनुअली मैं चेक करता रहूँगा टाइम द बिंग। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं उस मॉडल को अपडेट करूँगा ताकि मेरा जो मॉडल है वो सही से काम करता रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए उसमें। मेंटेनेंस जो एक्टिविटी है मैं उसमें करता रहूँगा, रेगुलरली चेक करूँगा। तो डेटा साइंटिस्ट का यहाँ तक काम नहीं आता कि हाँ उसने केवल डिप्लॉयमेंट कर दी तो उसका सब कुछ काम खत्म हो गया, नहीं, उसको मॉडल को कॉन्टिन्यूसली चेक करना होता है, उसकी मेंटेनेंस चेक करनी होती है ताकि वो जो मेरा मॉडल है मैं देखता रहूँ, ठीक है। और उसी चीज़ में एक फीचर इंजीनियरिंग जो मैंने बताया था, फीचर इंजीनियरिंग एक डेटा प्री प्रोसेसिंग का काम होता है जिसमें हम फीचर सिलेक्ट करते हैं, फीचर सिलेक्शन का काम आता है, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएशन होता है मोस्ट रेलिवेंट वेरिएबल। तो मतलब इसमें देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन आप किस बेसिस पे करते हैं हम, एक तो आपको डोमेन नॉलेज हो सकती है कि मेरे को पता है, जैसे मैं आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर बाय द वे मैं बताऊं, और मैं सॉफ्टवेयर में स्विच हुआ हूँ, ठीक है। तो मेरे को पता है कि फॉर मी लाइक सीएनसी मशीन, और इस मशीन में मेरे पास कुछ फीचर्स हैं, लाइक मेरे लिए जो मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मेरे को मेरे डोमेन की नॉलेज है कि मैं उस पर्टिकुलरली फीचर को पक्का रखूँगा, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा आउटपुट सही, इसके बेसिस पे मेरा आउटपुट वेरी कर सकता है, ठीक है। ये आपने फीचर सिलेक्ट कर लिया। लाइक अभी मैंने जो आपको बताया था एक गाड़ी का एग्जांपल, जो अभी गाड़ी की कॉस्ट कैसे डिसाइड कर रहे हो, या फिर आप कोई हाउस रेंट पे ले रहे हो, हाउस का प्राइस कैसे डिसाइड कर रहे हो, या फिर कोई इंश्योरेंस सेक्टर में है, क्रेडिट कार्ड उस बंदे को देना है नहीं देना, वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो सिलेक्शन आपको करना है। और नेक्स्ट होगा ट्रांसफॉर्मिंग क्या होता है, एग्जाम्पल है, जैसे मैं क्या करता हूँ, इसमें ना एक पार्ट होता है फीचर स्केलिंग, ये जस्ट एक ट्रांसफॉर्मिंग का पार्ट काम करता है। फीचर स्केलिंग क्या होता है, अब आपने स्टैंडर्ड स्केलर या नॉर्मलाइजेशन कुछ पढ़ा? स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसमें स्टैट्स में किसी ने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से। नॉर्मलाइजेशन, हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली सर उसमें हम डेटा में से जो टेबल्स होती हैं उसमें से रिडंडेंसी हटाते हैं, इनकंसिस्टेंसी हटाते हैं इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। नहीं,
एज वाली चीज़ नहीं होती, रिडंडेंसी ओके। नहीं। नॉर्मलाइजेशन इज लाइक आपको ना डेटा जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कुछ फीचर पास करा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एज है, ठीक है, एक तो मेरी एज हो गई, जैसे अब एग्जांपल लेता हूँ किसी बंदे को ब्लड प्रेशर, उस बंदे को हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा, मेरे को प्रिडिक्ट करना है, यस या नो, ठीक है। अब उसका हार्ट अटैक होना डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, एक ये फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट मेरा एज हो सकता है, और नेक्स्ट एक एक ऐसा फैक्टर होगा मेरे पास जो बहुत कम होगा, लाइक जिसकी वैल्यू 0.001 में होगी। एग्जाम्पल मैं कुछ आपको ऐसा दूंगा, लाइक कुछ भी फैक्टर उठा लो जिस पे मेरा हार्ट अटैक डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू मेरी 0.01 है, ठीक है। अब एज की वैल्यू क्या होगी, एज हो सकती है 70-80 हो, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर आपका 170 भी जाता है, 190 भी जाता है, ठीक है। अब इस वाले चीज में क्या आ गई, आपका बायस आ गया, समझ रहे हो ना कि बायसनेस कैसे आ गई। एक तो मेरा फैक्टर 0.01 है, और एक मेरा फैक्टर क्या है 80 है, और एक मेरा फैक्टर 170 है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो मैं इंपॉर्टेंस दूंगा ना, फीचर इंपॉर्टेंस, जो मेरा मॉडल क्या करेगा, मेरा मॉडल बायस काम करेगा, इसमें बायस्ड हो जाएगा कि मेरे पास एक तो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है, और एक मेरी केवल 0.01 है, समझ रहे हो। तो हम क्या करते हैं इसमें, फीचर को क्या करते हैं, फीचर स्केलिंग कर देते हैं। मतलब एक देखो, हमारी तीन चीज़ें होती हैं फीचर स्केलिंग में। एक स्टैंडर्ड स्केलर होता है, एक नॉर्मलाइजेशन होता है, एक मीन मैक्स स्केलर होता है। देखो स्टैंडर्ड स्केलर आपने पढ़ा होगा, ये आपने कर्व पढ़ा है, 6 सिग्मा कर्व, किसी को पता है क्या होता है, +-3 सिग्मा? गाइस पता तो होगा यार, ये तो नॉर्मल चीज़ है और सब पढ़ते हैं। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन किसी ने पढ़ा, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, जेड टेस्ट? नहीं? तो ठीक है। नो। तो नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मली क्या करते हैं, हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम 0 से 1, ठीक है, आइदर मेरी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, और उसके बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारे वाले फैक्टर को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, मतलब उसकी स्केलिंग कर दूंगा मैं। जो मेरी एज होगी ना, वो भी 0 के 1 के बीच में लाई करेगी, गॉट इट। और मेरा जो ब्लड प्रेशर होगा वो भी 0-1 के बीच में लाई करेगा। अब क्या होगा, कोई बायसनेस नहीं आएगी, मतलब कोई वेरिएशन नहीं है मेरे डेटा में, समझ गए। अगर हाई वेरिएशन होगा डेटा में ना, तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल भी हमेशा खराब आएगा, समझ रहे हो। अब क्या होगा, मेरा डेटा हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, गॉट इट। और मेरा अगर मैं स्टैंडर्ड स्केलिंग यूज़ करता हूँ तो +-3 सिग्मा रूल होता है। मतलब मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो जा सकती है +3 जा सकती है, और मिनिमम वैल्यू जा सकती है -3। तो मेरी वैल्यू क्या होगी, -3 और +3 के बीच में लाई करेगी। मीन्स मैंने उस पार्ट को स्केल कर दिया, स्केल डाउन कर दिया, समझ गए, स्केल डाउन कर दिया। कि अगर मेरे जैसे 0.01 है, तो 0.01 को मैंने स्केल्ड अप कर दिया, और मैंने जो 80 था उसको मैंने डाउन कर दिया। अब मेरी वैल्यू केवल -3 से 3 के बीच में लाई करेगी। मेरे क्या होगा कि मेरे डेटा में वेरिएशन कम हो जाएगा। वेरिएशन जितना कम रहेगा मेरे डेटा में, उतना मेरे रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्योंकि आप अभी जब मशीन लर्निंग पढ़ोगे, आपको डेटा को नॉर्मलाइजेशन मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स बेल कर्व किसी ने पढ़ा है, कुछ आइडिया है? नहीं पढ़ा, ठीक है। तो बेल कर्व में हमारा क्या होता है, बेल कर्व एक हमारा कर्व बनता है। मैं आपको अभी तो आई थिंक सो नहीं दिखा सकता, यहाँ पे मेरे पास कोई इमेज नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम +-3 सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डेटा को, गॉट इट। तो इसमें मैंने अब स्टैंडर्ड स्केलिंग और स्केलिंग वाला पार्ट और ये वाली चीज़ मैंने कन्वर्ट कर दी, मतलब मैंने अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया, गॉट इट। मैंने फीचर को अपने ट्रांसफॉर्म कर दिया ताकि मेरा ज़्यादा डेटा में वेरिएशन ना रहे, वेरिएशन जितना मेरा कम रहेगा। आप होपफुली आप समझ गए होगे इस चीज़ को, ठीक है। एंड देन ये वाला मेरा फीचर सिलेक्शन हो गया। देन हाउ डीप लर्निंग डिफर फ्रॉम द मशीन लर्निंग, मैंने आपको बताया ही था कि जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में क्या होता है, गुड हार्डवेयर चाहिए होता है, ठीक है। बट मशीन लर्निंग में गुड हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती हमको, कि हम सीपीयू से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और डीप लर्निंग में क्या होता है, लॉट्स ऑफ डेटा होता है। बट मशीन लर्निंग में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉट्स ऑफ डेटा। मतलब मशीन लर्निंग जो काम करता है वो लेस डेटा पे सही रिजल्ट देता है, गॉट इट। ये है मेरा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस हो गया। जस्ट कि मेरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मेरा मशीन लर्निंग प्लस डीप लर्निंग है, एंड डीप लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ अ मशीन लर्निंग। जैसे अभी किसी ने बताया था, दैट इज ग्रेट, कि मशीन लर्निंग जो है मेरा, जो डीप लर्निंग है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ मशीन लर्निंग। ठीक है, मोस्ट ऑफ थिंग डीप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एज वेल एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सम buzzwords, but it's actually all these terms are different but related to each other। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इज लाइक मिमिक, मतलब ह्यूमन, मतलब हमारी मशीन को एक, टू मेक माई मशीन मिमिक लाइक अ ह्यूमन बीइंग। गॉट इट? ये वाला कर्व आप देखो, जो मैं आपको हर बार समझाना चाह रहा था। अब ये क्या है मेरा, नंबर ऑफ फीचर्स, ठीक है, और परफॉर्मेंस। जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं, डीप लर्निंग की परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। जहाँ पे मेरे नंबर ऑफ फीचर्स कम होंगे, वहाँ पे मेरे मशीन लर्निंग विल वर्क गुड। ये देख पा रहे हैं आप? ये देखो, दिस इज माई डीप लर्निंग, दिस इज माई मशीन लर्निंग। ठीक है, अब देख पा रहे हैं जैसे मेरा फीचर साइज कम है, मतलब मेरा डेटा कम है, बट मेरा यहाँ पे डीप लर्निंग में क्या है, मेरा डेटा, अभी मेरा डेटा कम है तो डीप लर्निंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मशीन लर्निंग अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ते गए तो मेरा डीप लर्निंग ने अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया, और मशीन लर्निंग क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। मतलब मशीन लर्निंग इज नॉट गुड फॉर द लार्ज नंबर ऑफ डेटा, लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स। समझ गया? गॉट इट? यस या नो? हाँ, यस। ठीक है, अब ये वाला जो एक बेसिक जो डिफरेंस होता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में, इसमें क्या होता है, मशीन लर्निंग में डेटा क्या होता है, लेस होता है, डीप लर्निंग में डेटा मोर होता है। ट्रेनिंग टाइम मैंने आपको बताया था मशीन लर्निंग में लेस होता है, डीप लर्निंग में मोर होता है। अभी आपको बताया था ना कि ट्रेनिंग टाइम डीप मशीन लर्निंग में कम होता है, बट डीप लर्निंग में मोर होता है। क्यों होता है? अभी मैंने आपको बताया था ये वाली चीज़, कोई बताएगा मेरे को? ट्रेनिंग टाइम क्यों कम होता है मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि सर वो जीपीयू रिकॉर्ड रन करता है। इट्स वर्क्स ऑन जीपीयू सर। नो 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 नो, अभी मैंने आपको सर जीपीयू वेरी इज अ वास्ट डेटा, फैक्टर, आई नो। उसमें एक और मेन चीज़ होती है, हाँ बताओ, सॉरी। सर वेरी वास्ट डेटा सर। हाँ ग्रेट, यस, नंबर ऑफ फीचर्स मेरे बढ़ गए ना, समझ गए ना? मशीन लर्निंग में मेरे नंबर ऑफ फीचर्स कम है, मेरे पास डेटा कम है, तो मैं ऑब्वियसली ट्रेनिंग टाइम मेरा कम रहेगा। मशीन लर्निंग में जो क्लासिफिकेशन होता है सर, और जो फीचर एक्सट्रैक्शन होता है वो एक साथ होता है। हाँ और सर जो उसमें होता है, उस समय डीप लर्निंग में उसमें हमें सारे सर फीचर्स डालने पड़ते हैं। राइट, ग्रेट, यस। तो नंबर ऑफ फीचर्स ज़्यादा हो गए ना, मेरे पास नंबर ऑफ यस डेटा सर। कम, डेटा बहुत ज़्यादा हो गया। एक एक ये भी फैक्टर है कि आपने जो बताया जीपीयू वाला, बट मेजर मेरा फैक्टर है जो वो है नंबर ऑफ फीचर साइज। ठीक है, जीपीयू वाला फैक्टर इस, क्योंकि नंबर ऑफ फीचर्स मेरे ज़्यादा हैं इसलिए मैं जीपीयू पे जाऊँगा, अदरवाइज तो मैं सीपीयू पे काम कर सकता हूँ ना। तो वो मेरा हार्डवेयर एक्चुअली फीचर्स पे डिपेंड हो रहा है, मतलब डेटा पे डिपेंड हो रहा है, इसलिए मैं जीपीयू पे जा रहा हूँ। इसलिए मेरा डीप लर्निंग है वो इस पे काम नहीं कर रहा। डीप लर्निंग फास्ट है क्योंकि जीपीयू मैं यूज़ कर रहा हूँ। जीपीयू क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे नंबर ऑफ फीचर ज़्यादा है, मतलब मेरा डेटा ज़्यादा है। समझ गए? एक्यूरेसी इसमें लेस आती है मशीन लर्निंग में, बट ऐसा नहीं है, मतलब है इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको वही बताया है, अगर आपका डेटा कम होगा, कई बार आपका मशीन लर्निंग बहुत अच्छा काम करता है और आपको हाई एक्यूरेसी देगा। अगर मेरे नंबर ऑफ फीचर ज़्यादा है, नंबर ऑफ डेटा ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मैं डीप लर्निंग पे जाऊँगा, और मेरे को मशीन लर्निंग छूना ही नहीं है। मैं जाऊँगा ही नहीं कि मशीन लर्निंग में क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँगा मैं इतना। मैं सीधा डीप लर्निंग पे जाऊँगा कि मेरे नंबर ऑफ फीचर बहुत ज़्यादा है, मेरा 10 लाख से ज़्यादा डेटा है, मैं सीधा उठाऊँगा डीप लर्निंग, मैं न्यूरॉन्स पे काम करूँगा। गॉट इट? अब ये देखो, फीचर एक्सट्रैक्शन इसमें मैनुअली होता है, इसमें ऑटोमेटिकली होता है, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक ब्लैक बॉक्स मेथड है डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग मेरा वाइट बॉक्स मेथड है। कोई भी अब आपसे पूछेगा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है, होपफुली अब आप बता पाएंगे। ठीक है, ये टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप, बट इस टेबल में जस्ट लिखा हुआ है, बट आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्सन ये नहीं पूछेगा हाँ कि अब हार्डवेयर आप, मैं सीपीयू ही क्यों ले रहा हूँ, मैं जीपीयू पे काम क्यों कर रहा हूँ, मैं सीपीयू भी ले सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए एक्यूरेसी लेस क्यों आ रही है इसकी। आप ये नहीं कहोगे कि एक्यूरेसी लेस आती है, सर ऐसा नहीं है, नॉट लाइक दैट कि हाँ एक्यूरेसी लेस आ रही है। दैट डिपेंड्स अपॉन फीचर साइज, मतलब डेटा साइज की। अगर मेरा डेटा कम है तो मेरा मशीन लर्निंग अच्छी एक्यूरेसी देगा, बट मेरा डेटा जैसे बढ़ता जा रहा है तो मैं डीप लर्निंग पे शिफ्ट होऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा हाई एक्यूरेसी आ रही है। अब कोई पूछेगा कि हाँ मशीन लर्निंग में फीचर एक्सट्रैक्शन मैनुअली क्यों होता है, और ये भी पूछ सकता है कि हमको फीचर एक्सट्रैक्ट करने ही क्यों पड़ते हैं, फीचर सिलेक्शन करना ही क्यों पड़ता है।
कोई एक बात बताएगा मेरे को फीचर सिलेक्शन क्यों करना पड़ता है हमको? अभी जस्ट मैंने बताया था। गाइस देखो, थोड़ा ना इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा क्लास को ना, ऐसे मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, समझ रहे हो आप? इंटरेक्टिव जितना बना के रखेंगे आपको, मेरे को लगना भी तो चाहिए ना आपको समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मेरा कोई पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर बेसिकली सर फीचर हम सर इसीलिए एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी हमारा जो डेटा है उसमें से कुछ सर बेसिकली सर वी कैन सी दैट मेन पॉइंट्स और सम इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स ऑन विच आवर मॉडल विल बी वर्किंग हम्म एंड प्रिडिक्ट आउटपुट। हम्म तो ठीक है। सर So we have to check that whether our model is good, right, and meet the user requirement or not. नहीं, नोट लाइक दैट। वो जो उस अभी जिसने बोला था, आई डोंट नो, मीन्स मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बट ही वॉज राइट कि क्योंकि हमको देखना पड़ता है कि कौन कौन से फीचर्स हमारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इसलिए हम उस फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है हमको कि हाँ, मेरे हिसाब से, मेरे जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मैं गाड़ी अगर बेचूंगा या गाड़ी का प्राइस डिसाइड करूंगा या फिर मैं किसी भी चीज़ को डिसाइड करूंगा, तो मैं अपने इंपॉर्टेंट फीचर मशीन लर्निंग में एक्सट्रैक्ट करके रखूंगा, क्योंकि मेरे को अपना ट्रेनिंग टाइम को सही रखना है। समझ रहे हो आप? ट्रेनिंग टाइम कम रखना है, क्योंकि मेरे को अगर मैं ज़्यादा फीचर का लगाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे को फिर डीप लर्निंग पे शिफ्ट होना पड़ेगा, मैं सीपीयू पे काम नहीं कर सकता। अगर मैं अपने अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स, इसमें ना एक फीचर एक्सट्रैक्शन में एक ना पीसीए मेथड होता है, अभी आप अगर मशीन लर्निंग में पढ़ोगे तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा ये काम करता है हमारे फीचर एक्सट्रैक्ट में कि मतलब ये होता है, जो हमारी एक्यूरेसी होती है ना मशीन लर्निंग की एक्यूरेसी, वो 98% या 99% हम 5 या 10 फीचर से पा सकते हैं, ठीक है? वो पीसीए मेथड होता है जिसको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कहते हैं, एक मशीन लर्निंग में एंड में पढ़ते हो, जो बेसिकली यस सर, हाँ, पढ़ा है आपने किसी लोगों ने पीसीए मेथड? यस सर, हाँ ठीक है। तो Yes, sir. हाँ यस, पीसीए एक मेथड होता है जिसमें आपको फीचर एक्सट्रैक्ट करने का मतलब आप अराउंड 98%, बट आप एक ध्यान रखना कि जब आप फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा डेटा लॉस भी कर रहे हो। समझ रहे हो ना कि आपने केवल 5 फीचर्स ले लिए, हो सकता है कि मेरे को वो वाला फीचर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मशीन ने तो डिसाइड कर लिया कि 5 या 10 फीचर्स हैं, वो आपको एंड में ट्राई करना होता है कि हाँ, मतलब मैंने पीसीए मेथड एक बार ट्राई करके देख लिया कि हाँ, मैं ये वाले पाँच पाँच अपना, क्योंकि इसमें देखो आपका फ़ायदा क्या हो रहा है, ऑब्वियसली आप फीचर्स एक्सट्रैक्ट करोगे, आपने 10 फीचर्स लिए या 5 फीचर्स लिए, तो आपका एक तो टाइम कम लगेगा, समझ रहे हो? ट्रेनिंग टाइम कम हो गया, आपको केवल सीपीयू का यूज़ करना पड़ेगा, और आप 10 फीचर्स का ही यूज़ करके आपका डेटा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, आपका मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, आपका कंप्यूटेशन टाइम कम हो जाएगा, ठीक है? बट आप ये भी ध्यान रखना, आप डेटा बहुत लूज़ कर रहे हो, मीन्स आपके पास 70-80 फीचर्स थे, उसमें केवल आपने 10 फीचर सिलेक्ट कर रहे हो, मीन्स समझ रहे हो ना, आपने केवल 70 में से आपने 60 फीचर्स अपने डिलीट कर दिए। तो ये कई कंपनीज पीसीए मेथड को बिल्कुल अलाउ नहीं करती, कई कंपनीज कहती है लेट्स ट्राई, मतलब देख लेते हैं एक बार, ठीक है? क्योंकि आपने, हो सकता है माइट भी कि उनके लिए जो आपने मैनेजमेंट है, हायर मैनेजमेंट है, उनके लिए वो फीचर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है? आपने केवल वो सारे फीचर्स हटा दिए, केवल 10 फीचर्स रखे, और ये ऑटोमेटिकली मशीन डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएंस, ठीक है? तो वही ये बात होगी, पीसीए मेथड होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है? देन सॉरी, जस्ट वेट, ये अभी जो हमने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट कैसे रिलेट करता है, ठीक है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग? आई थिंक मैं बहुत बार समझा चुका हूँ आपको, इसमें कोई वो नहीं है। देखो, एक डेटा माइनिंग, डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग, तो दिस इज जस्ट मतलब बिग डेटा, मतलब आपको किसी को पता है बिग डेटा क्या होता है? किसी ने पढ़ा? यस सर, इट इज बेसिकली हडूप, हाँ, अपाचे, अपाचे, इन हाँ सब से रिलेटेड है। हाँ, ये मतलब ये तो मॉडल हो गए एक, मतलब उसको बिग यस डेटा सर, जो को, उसमें यूज होते हैं सर बिग डेटा में हाँ सर, बिग डेटा बिग में डेटा यूज, सर जो जो वास्ट डेटा जो है उसको मैनेज करना, उसके अंदर से सर उसकी मतलब क्या कहते हैं, रॉ डेटा को एकदम वो करना, प्री प्रोसेसिंग, ये हाँ, सब इसके लिए यूज किया एक्सट्रैक्ट जाता है। करना, किसी सेंट्रलाइज पोजीशन पे डालना उसको, एंड ऑल दिस थिंग्स। और ये वाला बिग डेटा का काम जो था वो डेटा इंजीनियर करता, ओके? कई बार क्या होता है कि ओ, बिग डेटा को हैंडल करने के लिए माइट भी कभी क्या होता है कि डेटा साइंटिस्ट को भी काम करना पड़ता है, अगर कंपनी छोटी है तो डेटा साइंटिस्ट इज लाइक वर्किंग ऑन अ बिग डेटा ऑल्सो, वो डिप्लॉयमेंट भी कर रहा है और मॉडलिंग भी कर रहा है। वैसे एक डेटा साइंटिस्ट का काम केवल एक मॉडल बिल्डिंग होता है,
इन एक्चुअल वर्ड्स, बट ऐसा नहीं है। तो एक डेटा साइंटिस्ट को कुछ भी करना पड़ सकता है, उसको फीचर मतलब मीन्स डेटा को एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, और डेटा एनालिसिस तो काम है ही डेटा साइंटिस्ट का, मॉडल बिल्डिंग भी करना पड़ सकता है, देन जो कहते हैं हम डेटा माइनिंग, मतलब वही डेटा के अंदर घुसना, डेटा को बिल्कुल माइन करना, जैसे हम किसी माइनिंग करते हैं, माइनिंग की प्रोसेस क्या, खोदने हैं उसको हम, तो वही डेटा को बिल्कुल खोद खोद के निकालना कि हाँ उसका इंपॉर्टेंस एंड ऑल। देन उसके बाद डिप्लॉयमेंट का पार्ट, डिप्लॉयमेंट वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखता है, बट हो सकता है कि डेटा साइंटिस्ट को भी देखना पड़ सकता है। तो कई बार आपको अब देखोगे कि रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि आपको डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट पता होना चाहिए, बंदे को क्लाउड इंजीनियरिंग वाला पार्ट पता होना चाहिए, मतलब उसको AWS एज़्योर या फिर कुछ भी GCP गूगल क्लाउड आना चाहिए। एक तो एटलीस्ट रिक्वायरमेंट होती है कि आपको डिप्लॉयमेंट जब हम करनी हो तो डिप्लॉयमेंट एक डेटा साइंटिस्ट कर पाए। तो दे वॉन्ट मल्टी टैलेंटेड पर्सन कि जो फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों संभाल सके। गॉट इट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग? जस्ट ये सिंपल ही है गाइस, मैं बता चुका हूँ सब कुछ आपको कि लेस टाइम टू ट्रेन, लो टाइम टू ट्रेन, एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। ठीक है। मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग सेम? आई डोंट थिंक सो। ये आपको पता होने चाहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ डीप लर्निंग? किसी को पता? ही इज़ द फादर ऑफ जेफरी हिंटन। इंटर या तो ये जो थे, मतलब जैसे एंड्रू एनजी इसका स्टूडेंट था, जो ये यान था, इसने क्या क्या CNN लाया था। देन एंड्रू एनजी जो था, इसने हमारी ये वाली प्रोसेस लाई थी, बैकवर्ड प्रोपोगेशन एंड ऑल दिस थिंग। देन ही वाज आल्सो ए स्टूडेंट। तो ये थे सुपरस्टार रिसर्चर, मतलब इनके बलबूते पे हम जो अब AI का यूज़ कर पा रहे हैं, दे आर द पर्सन, उनके बेसिस पे हम AI का और डीप लर्निंग का अब यूज़ कर पा रहे हैं, जो हम अपने काम को इतना आसान बना पा रहे हैं कि हम कुछ भी चाहिए होता है आजकल कि हम थ्रू AI की मदद ज़रूर लेते हैं कुछ भी करने के लिए। होपफुली आप ये सबको पता होता है कि आजकल कुछ भी कर रहे हैं हम AI की मदद से कर रहे हैं। गॉट इट? और ये वाली कंपनीज जिन्होंने AI पे रिसर्च पे काम किया था, दैट इज़ गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया। ठीक है। तो एनवीडिया ने क्या लाया था? एनवीडिया इज़ बेसिकली GPU। जो GPU सारे आए थे वो एनवीडिया से आए थे। एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑब्वियसली कोपायलट, ChatGPT, ये मतलब ओपन AI या माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। देन माइक्रोसॉफ्ट का गूगल लेंस हो गया, गूगल लेंस है। देन माइक्रोसॉफ्ट अभी अपना इन्फोज कोपायलट लाया। देन मेटा ने जैसे अभी फेस रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑल, तो मेटा अपना काम कर रहा है। देन मेटा वो AI मतलब जो आपको पता है, ये जो आप अपना फिल्टर्स यूज़ करते हो डिफरेंट किसी भी स्नैपचैट पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो वो कैसे आते हैं, सब सारा इज़ वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर विजन। ठीक है। कंप्यूटर विजन में ना हम कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे RGB कलर होता है ना, तो हम उसकी कलर को, शेड को चेंज कर देंगे और डिफरेंट कलर बना सकते हैं थ्रू यूजिंग कंप्यूटर विजन। ओके। ठीक है। तो आपको किसी फोटो को ब्लैक एंड वाइट बनाना है, और कई बार आप देखते हो कि आपका मतलब आप ब्राइट हो जाती है आपकी स्क्रीन, डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो ये जो इंस्टाग्राम का सारे जो फीचर्स काम कर रहे हैं, कोई भी आपसे पूछ सकता है, यू कैन गाइड हिम, यू कैन मतलब किसी को भी बता सकते हो कि आई रेड अबाउट दिस, और कंप्यूटर विजन पे काम करता है। अगर आपको किसी को भी डीप गाइड घुसना है कि वो फीचर्स कैसे काम कर सकते हैं, तो आप अपना खुद से पढ़ सकते हो कि हाँ वो कंप्यूटर विजन में कैसे वो काम कर रहे हैं, कैसे वो फीचर्स काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये वाला जो मेटा है, मेटा इंस्टाग्राम का, अब मेटा एक और एग्जांपल है, जैसे व्हाट्सएप हो गया। व्हाट्सएप में मैंने आपको बताया था, जो भी अपना नेक्स्ट वर्ड गाइड कर लेता है वो ऑटोमेटिकली, तो नेक्स्ट वर्ड रिकमेंडेशन, ये सब। अब माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक लगा लो, आउटलुक में आपको एक तो स्पेलिंग चेकर आता है, ये सब स्पेलिंग चेकर सब कुछ NLP पे काम कर रहा है, नेक्स्ट वर्ड गाइड कर देता है। आप देखते हो ना, जब मेल लिखते हो तो डियर सर लिखा आपने या फिर कुछ भी लिखा, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट लाइन अपने आप गाइड कर सकता है। पढ़ा है ना आपने, देखा है लोग आपने? यस सर। यस ना। तो वो ये सब कुछ रिकमेंडेशन जो कर रहा है वो NLP के बेसिस पे करता है। ठीक है। उसमें जो मॉडल हमारा यूज होता है, वो देखो गूगल जो वर्क कर रहा है ना, गूगल जैसे रिकमेंड करता है, नेक्स्ट वर्ड रिकमेंड कर देता है। गूगल इज बेसिकली जो बर्ट मॉडल आया ना, बर्ट मॉडल, आई थिंक आप आगे जाके कभी समझोगे। तो गूगल बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट मॉडल, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, बेसिकली बर्ट जो हमारा होता है, एनकोडर डिकोडर एंड ऑल दिस थिंग्स, जो नेक्स्ट जो भी हमारा डिसाइड कर रहा है, गूगल जो है वो बेसिकली बर्ट मॉडल पे काम कर रहा है।
ऐसी आपका जो जीमेल वगैरह पे जो हमारा आता है वो उन्होंने LSTM एंड RNN यूज़ कर रखा है, उस चीज़ में जो नेक्स्ट वर्ड हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब NVIDIA हो गया, ये वाली चीज़ें सारी आपको दे दे करके आपको पता चलेंगी, बट बहुत इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं, उनके पीछे बहुत मेहनत लगी है। मतलब हम तो केवल इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, बट जिन्होंने काम किया है इस लाइक ह्यूज, मतलब देर लोड्स ऑफ हार्ड वर्क और उनकी बहुत मेहनत है। ये एक डीप लर्निंग और उसकी फंक्शनिंग है जो मैं आई थिंक आपको बता चुका हूँ कि क्या होती है न्यूरल नेटवर्क की। जस्ट एज वी एस्टेबलाइज डीप लर्निंग इज अ स्पेशलाइज्ड बेस सबसेट ऑफ अ मशीन लर्निंग, ये पता चल गया, विच एम्प्लॉयज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये आपको पता है, विद अ मल्टीपल लेयर टू एनालाइज द डेटा। मल्टीपल लेयर जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें इनपुट लेयर है हमारी, हिडन लेयर है, आउटपुट लेयर है, गॉट इट, ठीक है। और हिडन लेयर हमारी मल्टीपल हो सकती है। मेक द इंटेलिजेंट डिसीजन, जो हम प्रिडिक्शन कर रहा है तो जो हमारी मशीन है तो इंटेलिजेंट डिसीजन ही करती है वो, ठीक है। देन हमारा डीपर डेटा एनालिसिस वाला पार्ट हो गया, एंड ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज मॉडल्स एंड डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग। अब हमारा ये फीचर एक्सट्रैक्शन वाला काम हो गया। ये डीप लर्निंग में हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन कैसे होते हैं, जैसे इट्स लाइक अभी अभी आपको मैं बताता हूँ। जैसे मेरे को ना इसमें आप देख पा रहे हैं, जैसे ये लो लेवल फीचर्स हैं, ये मेरे मिड लेवल फीचर्स हैं, और एब्स्ट्रैक्ट लेवल फीचर्स मीन्स जैसे क्या होता है कि डिफरेंट फीचर्स, जैसे मेरी आइज़ है, ठीक है, ये मेरी एक और आइज़ है, तो क्या होगा जब जैसे जैसे मैं अपने पास इसको अपने डेटा को, अपनी इमेजेस को डिफरेंट हिडन लेयर से पास करता जाऊंगा ना, सबसे पहले क्या करता है, ये बाउंड्री को उठाता है, मीन्स आउटसाइड बाउंड्री इसको उठाएगा, देन ये एक और फीचर उठाएगा उसका, लाइक आइज उठा ली, देन अगेन हिडन लेयर पे जाएगा, वो दूसरी आइज उठा लेगा, तो उसका कॉम्बिनेशन बना के आउटपुट में को ये देगा एक फेस। समझ गए आप कि मतलब ये एक बारी में मतलब ये आउटर बाउंड्री का एक पार्ट उठाएगा, देन मेरा एक आइज उठाई, देन मैंने आईब्रो उठा ली, तो उसका कंबाइन करके मेरा एक डीप लर्निंग क्या कर रहा है, फीचर एक्सट्रैक्शन मींस के डीप लर्निंग उसका आउटपुट डेटा दे रहा है। समझ गए, इसमें यही होता है, मैनुअली प्रोग्राम फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड सच एज ए लोकल बाउंड्री पैटर्न एंड histogram of a gradient which are predefined way to summarize the raw data. Instead, it learns most useful feature for accomplishing the task at hand, starting with the simple ones and progressively learning more complex data. And traditional machine learning on other hand often relies on the other hand crafted features and require केयरफुल इंजीनियरिंग टू परफॉर्म ऑटोमेटिकली। मीन्स इसका कहने का मतलब यही है कि जो हमारा डीप लर्निंग होता है, डीप लर्निंग पहले लेस डेटा पे काम करता है, मतलब मीन्स मतलब उसने पहले क्या क्या आउटर बाउंड्री उठाई, देन उसके बाद आइज उठाई, तो वो क्या करता है कि अलग अलग लेयर पे जब हमारा डेटा जाएगा तो वो डेटा को क्या करता रहेगा, कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स डेटा बना देगा, मीन्स एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देगा। बट वही अदर हैंड पे मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग पे आप फीचर खुद से सिलेक्ट कर रहे हो, और इसमें क्या कर रहा है, मशीन खुद से फीचर सिलेक्ट करके अलग अलग फीचर्स, मतलब मेरे जो फेस के फीचर्स लाइक एक आइज है या फिर एक आईब्रो है, तो ये मेरे क्या हो गए, एक फेस के फीचर्स हो गए। समझ गया, तो उन फीचर्स को कंबाइन करके मेरा आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये एक ह्यूमन फेस है। समझ गए, और जैसे अब गाड़ी है, अब या मेरे को एक वर्ड डिसाइड करना है, लाइक मैंने 7 लिखा, ठीक है, तो वो 7 को क्या करेगा, वो 7 को इकट्ठे नहीं उठाएगा, वो 7 जैसे मेरा ऐसे 7 बना होता है ना, समझ गया, तो इस 7 में पहले वो एक सिंगल लाइन उठाएगा, फिर दूसरे वाले उसमें हो सकता है वो एक ऐसे डंडा उठा ले, ठीक है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली लाइन को कंबाइन करके वो एक 7 बनाएगा, और फाइनल मेरे को रिजल्ट 7 का देगा कि हाँ ये जो वर्ड लिखा है ये मेरा 7 है। मैंने जब इमेज पार्ट करी तो उस वाली इमेज को वो 7 दिखाएगा। बट अब ये मशीन लर्निंग में मेरे को वो फीचर सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट डीप लर्निंग में ऐसा नहीं होता। गॉट इट। ये जस्ट अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था, कंप्यूटेशन पावर जो मेरा इसमें मशीन लर्निंग में कम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसमें CPU बेस से भी काम कर सकते हो, और इसमें GPU चाहिए होता है हमको, ग्राफिकली प्रोसेसिंग यूनिट। तो डीप लर्निंग रिक्वायर्स एडवांस कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़, बट मशीन लर्निंग स्टैंडर्ड कैपेबिलिटीज़ पे भी काम कर सकता है। आई थिंक जो एज़्योर में आपने पढ़ा भी होगा, जो सौरभ सर ने बताया होगा, जो हमने स्टैंडर्ड हम सिलेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटेशन वाला, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इज़ लाइक मशीन लर्निंग में कौन कौन से
क्या होते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस ये हमारे। अभी मैंने आपको आई थिंक ये बताया भी था। ठीक है, इसको मैं आई थिंक हम कल कवर अप करेंगे। की सिमिलैरिटीज थोड़ा बहुत ही रह गया है। ठीक है, देन वी विल कम टू द आर्किटेक्चर। आई थिंक सो ये वाला ऑलमोस्ट हमारा कवर है, बट मैं आपको एक बार फिर भी थोड़ा बहुत इसका कल जब हम रिकैप करेंगे सेशन को तो मैं एक बार थोड़ा इसका बता दूंगा। ऑलमोस्ट हम कवर अप कर लिया है। देन वी विल कम टू द आर्किटेक्चर कि डीप लर्निंग जो हमारा है वो किस पे काम करता है। ऑल्दो मैं आपको कुछ कुछ समझा चुका हूँ, स्टिल मैं इसको और डीप डाइव पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे गॉट इट। ठीक है। यस सर। हाँ यस, होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज थोड़ा सा यस हमने और अच्छे से पढ़ा है। देन ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या फिर कोई कुछ किसी को पूछना हो? सर मेरे को सर वो जो फीचर एक्सट्रैक्शन जो आपने बताया था ना इमेजेस, हम्म। जो सर उसमें सर वो ढंग से सर समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, एक मैं बताता हूँ आपको फीचर एक्सट्रैक्शन क्या हुआ। मतलब इट्स लाइक मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अपने सिलेक्ट कर रहा हूँ। मतलब जैसे मैं अब आपको एक एग्जांपल दिया था ना, मैंने एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने जैसे हाउस प्राइस डिसाइड करना है, हाउसिंग का प्राइस है। तो आप बताओ कि एक हाउस का प्राइस है, जो आप घर का किसी का प्राइस है, तो आप किस पे मैटर करेगा? आप कुछ अब मेरे को गाइड करो, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। बताओ। सर साइज हाँ कितने हाँ बीएचके या फिर कितने स्क्वायर फीट, हाँ एंड सर एरिया वाइज सर, हाँ, कौन से भाई एरिया साइज ही में? बताया उन्होंने, बाकी और सर कैसा हम उसको बनाना चाहते हैं सर, वन वन बिल्ड मतलब वही वही सर एक जैसे। मंजिल दो मंजिल या सब, हाँ वो ठीक है। सब इस पे डिपेंड। हाँ, तो एक एक चीज़ मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो जैसे अब मेरा घर का साइज़ है, तो मेरा प्राइस है जो वो केवल देखो मेरे अलग अलग फीचर्स होंगे। अब आप जब जाते हो किसी housing.com या ऑनलाइन साइट पे जाते हो, तो उसमें ये भी लिखा होता है कि कितने बाथरूम है उसमें। ठीक है, या फिर बाथरूम अटैच है कि नहीं है। ठीक है, उसमें कितनी बालकनी है कि नहीं है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं कि कितने रूम हैं। अब मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो मैं एग्जांपल लूँगा। मेरे को बस मैं जब प्राइस प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि बाथरूम पे इतना डिपेंड करेगा। आप समझो कि किसी में अगर मेरे 2 बाथरूम है, उतना उस पर किराया या फिर उसका प्राइस इतना डिपेंड करेगा? आप बताओ। इतना डिपेंड नहीं करेगा। मेन जो डिपेंड करता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, या फिर मेरा कितना BHK है। या फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे उसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वो घर है फुली फर्निश्ड है। ठीक है, जो बंदा बेच रहा है, बट फुली फर्निश्ड आप समझ रहे हो कि जो उसके घर पे सामान रखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। या क्या होगी ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख 3 लाख, क्योंकि इंसान जो है, जो बंदे को लेना होगा, हो सकता है उसको चाहिए ही ना हो वो वाला, फिर जिसको पसंद ही ना है। तो वो मैं उस चीज़ को मैं कंसिडर नहीं करूँगा। मैं केवल अपने इंपॉर्टेंट फीचर, मतलब मैं उसमें केवल इंपॉर्टेंट फीचर एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। मीन्स केवल इंपॉर्टेंट फीचर निकाल लूँगा जो जो मेरी जिस पे मेरा फीचर, मतलब मेरा जो प्राइस है मोस्टली डिपेंड करता है। ऐसे मैंने कार का एग्जांपल लिया था। कार का जो मेरा मोस्टली डिपेंड करता है, लाइक मेरे कार में सेंट्रल लॉकिंग है कि नहीं है, इतना डिपेंड नहीं करेगा। बट मेरे कार में म्यूजिक सिस्टम है कि नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा। और मेरे कार में 6 एयर बैग्स हैं कि नहीं है, या फिर मेरी कार में कितना SUV है या फिर मिनी SUV है, तो उस पर ज़्यादा मेरे प्राइस डिपेंड करेगा। आप समझ गए ना? तो मैं उसमें क्या करूँगा, इंपॉर्टेंट फीचर निकाल लूँगा, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। समझे? ओके सर। हाँ, तो वही है, मैं यस इम्पोर्टेंट सर। फीचर निकाल लिए मैंने उसमें से। समझ गए? यस सर, आ गया समझ में सर। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू यार। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय गाइस, गुड नाइट। कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. Good night, sir. बाय।